हेलो दोस्तों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस समय केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये केमिस्ट्री में आप लोगों का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये केंद्रित एकक कोशिका। जैसा कि कल आप लोगों को बता चुके थे, इकाई सेल अथवा एकक कोशिका और इकाई सेल। देखिए, कल का ये टॉपिक था इकाई सेल और इकाई सेल के बारे में बताया गया था। इकाई सेल दो प्रकार की होती है और दो प्रकार की होती है। तो पहला हम आप लोगों को बताए थे आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। ठीक, ये जैसा कि कल आप लोगों को बताए थे। और 2 नंबर केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका यानी इकाई सेल दो प्रकार की होती है, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका और 2 नंबर केंद्रित एकक कोशिका। अब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चलिए इसके बारे में, दोनों के बारे में बता दे रहे हैं। तो अगर एकक कोशिका है यानी आद्य अथवा सरल या मूलभूत एकक कोशिका है, तो इसमें जो अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होगा। यानी जो अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर होगा। तो देखिए, जैसे फिगर 1 बना दे रहे हैं। अवयवी कण, तो ये कोना हुआ, यहाँ पर होगा, 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 यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 8। कुल जितना कोना है, तो देखिए ये भी तो आपका कोना ही था, तो इसलिए एकक कोशिका कहाँ होगा? कोनों पर। यानी एकक कोशिका या मूलभूत एकक कोशिका में जो अवयवी कण होगा कोनों पर ही होगा। तो यह हो जाएगा आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। तो आप लोग जान गए होंगे, यानी अवयवी कण कल हम आप लोगों को बताए थे कि परमाणु, अणु अथवा आयन। तो ये अवयवी कण, यानी जो अवयवी कण होगा कहाँ होगा? कोनों पर होगा। तो हम लोगों का आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका होगा। इसी तरह से अब दूसर का जो हेडिंग है केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण यानी कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होगा। यानी ये जो कोना है, देखिए दूसरा फिगर से बता दे रहे हैं। ये होगा, ठीक। तो ये कोना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोना। तो इन कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण ये फलक पर भी हो सकता है, इसके बीच में भी होगा, ठीक ना। तो तब उस समय हम लोगों का केंद्रित एकक कोशिका होगा। यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थिति का मतलब ये, जिसे ये देखिए, इसका ये फलक हुआ, फलक पर हो जाएगा। इसका ये फलक है, इसका फलक, इसका ये फलक है यहाँ पर, इसका ये फलक है यहाँ पर, और ये बीच यानी इसका सेंटर, तो मध्य में भी होगा। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रकार हो जाएगा। तो अवयवी कण कोना के अतिरिक्त अन्य स्थिति पर होगा, तो वह आपका केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। तो ये दोनों जान गए। अब देखिएगा,
अब पढ़ेंगे इसके प्रकार, यानी केंद्रित एकक कोष्ठिका। तक केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। ठीक, केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब चलिए तीनों के बारे में डिटेल आप लोग समझेंगे। तो देखिए, अंत अथवा काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अंत, देखिए नाम से ही स्पष्ट, अंत, अंत का मतलब अंदर, अंदर का मतलब बीच में यानी केंद्र पर। तो देखिए इसका फिगर, यानी फिगर से आप लोग समझेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं, इसलिए जो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से, जिससे आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा समय तक ये बना रहे। ठीक, तो ये हुआ हम लोगों का फिगर। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, यानी अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस जालक में प्रत्येक इकाई सेल में कोनों के साथ साथ, यानी कोना पर तो रहेगा ही अवयवी कण, यानी जो अवयवी कण है कहाँ रहेगा? कोना पर रहेगा। और कोना के साथ साथ इसके केंद्र पर अवयवी कण होगा, तो उसे कहेंगे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आप लोग जान गए होंगे, यानी अंत या काय, अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी जो अवयवी कण है, यानी इस जालक में, यानी ये जो जालक है इस जालक में प्रत्येक इकाई सेल में, यानी इकाई सेल में कोनों के साथ साथ, यानी एक जो कोना है उस कोना के साथ साथ घन के केंद्र पर भी, घन के केंद्र, यानी ये केंद्र तो यही है पूरा का, तो केंद्र पर अगर बिंदु उपस्थित है तो वह आपका अंत या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो ये आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा का नंबर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक यानी फलक पर होगा, केंद्रित यानी केंद्र पर भी होगा एकक कोष्ठिका। तो देखिए सबसे पहले तो हम घन बना दे रहे हैं, घन बना देंगे तो आप लोगों को समझने में सुविधा होगा, क्योंकि हमको भी समझाने में आसान होगा और फिगर के माध्यम से आप लोगों को याद भी हो जाएगा, इसलिए हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो प्रत्येक इकाई सेल में, यानी जो इकाई सेल है, तो इकाई सेल में कोनों पर, यानी ये जो कोना है, ठीक, ये कोना सब जितने भी कोना है, तो कुल कितना कोना है? 8 को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोना हुआ। तो 8 कोना पर होगा और इसके फलक पर भी होगा। तो फलक देखिए ये है, इसका फलक एक यहाँ पर होगा और इसका देखिए ये फलक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा। इसका ये देखिए फलक ये वाला हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा और इसका ये फलक देखिए यहाँ पर, तो फलक पर हो गया। ठीक, तो फलक यानी इसमें प्रत्येक इकाई के कोनों पर तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी जो फलक है फलक के केंद्र पर यानी बीच में बिंदु उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की आयन एकक सेल कहलाता है। अब इसमें घन में कितने फलक होंगे? तो 6 फलक होते हैं। तो देखिए फलक इसमें कितने हैं? एक ये, 2 3 4, एक यह 5, एक इसके पीछे वाला फलक जो दिखाई नहीं दे रहा है 6, यानी कुल कितने फलक? 6 फलक। तो अब ये तो जान ही गए होंगे, पुनः जान जाइए, समझिए बढ़िया से। यानी अवयवी जो कण होगा, यानी अवयवी कण, जो अवयवी कण होता है एकक कोष्ठिका के कोनों के, एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी जो फलक है फलक के बीच में, फलक ये फलक है तो इसके बीच में, ये फलक है तो इसके बीच में, ये फलक है तो इसके बीच में, यानी जो भी फलक है उसके
बीच में अगर उपस्थित है तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये समझ गए होंगे। देखिए अगला यानी सी नंबर। तो देखिए सी नंबर, अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित रहता है। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझिए। इसका ये फिगर हुआ हम लोगों का, ये यानी ये घन हो गया, ठीक, ये घन। तो इस प्रकार के कोनों यानी जो अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है, कोष्ठिका के अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यानी ये कोना पर रहेगा ही रहेगा, ठीक, ये कोना पर हो गया। अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर, यानी ये फलक हो गया और इसके विपरीत यानी उल्टा उस साइड, ये सामने वाला दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला, तो विपरीत फलक के केंद्र पर स्थित रहता है, तो अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। यानी कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण एक फलक के केंद्र के विपरीत, यानी किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, यानी जो विपरीत फलक है उसके बीच में अगर है अवयवी कण, तो अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। पुनः समझ लीजिए तीनों को। देखिए पहला नंबर, यानी एक केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग आज पढ़ें इकाई सेल। तो इकाई सेल 2, आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। तो आद्य या सरल मूलभूत एकक कोष्ठिका का परिभाषा है कि जो अवयवी कण होगा सिर्फ कोनों पर ही होगा, तो उसे आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहलाता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी जो अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त इसके अन्य स्थितियों पर अगर ये पाया जाए अवयवी कण, तो केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित होगा। यानी जो अवयवी कण है, ठीक, ये अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र पर अगर पाया जाता है तो अंत्य या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। इसी तरह से फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त इसके फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। फिर तीसरा का नंबर, अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी जो अवयवी कण है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर अगर पाया जाता है, तो अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। तो इतना समझ गए। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए समझिए, घनीय तंत्रों में प्रति इकाई सेल कणों की गणना, यानी घनीय तंत्र में प्रति इकाई सेल कणों की गणना करना। तो इसके कणों की गणना करने के लिए ये हम लोग को ध्यान से देखना है। तो घनीय तंत्र, अब घनीय तंत्र जो भी है उसका नाम है। देखिए घनीय तंत्र, सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी, अंत्य केंद्रित घनी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल जरूर आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो घनीय तंत्र, तो ये घनीय तंत्र है, ठीक, यानी घनीय तंत्र सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी,
अंत्य केंद्रित घनी। अब घन के कोनों पर अवयवी कण यानी उपस्थित कणों की संख्या, तो उपस्थित कणों की संख्या निकालना है। तो अगर घन के कोनों पर, तो घन के कोनों पर कितने अवयवी कण होते हैं, तो देखिए कुल कोना कितना होता है 8 और 1/8, यानी जो कोना है उसका 8वां हिस्सा से गुणा कर देंगे। तो 8 कोना होता है, इसलिए 1/8 से गुणा कर देंगे, तो 8 से 8 कट जाएगा यानी 1। फिर यहाँ पर भी अंत्य केंद्रित में यानी कोई भी अगर घन है तो घन में कोनों की संख्या होता है 8, याद रख लीजिए आप लोग। यानी घन में जो भी कोना है वह कितने होता है 8, तो घन में कोनों की संख्या 8, तो इसलिए 8 8 8 8 और उसके 8वां हिस्सा से गुणा कर देते हैं, यानी 1/8 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो देखिए इसका भी 1 1 1 1। घन के केंद्र, तो घन यानी सरल घन ही है, तो घन के केंद्र कितना होगा 0। अंत्य सरल है, तो सरल मतलब सीधा, तो सीधा है तो सीधा का केंद्र तो होगा नहीं, सीधा जिसे रैखिक, ये सीधा स्ट्रेट लाइन, तो उसका तो केंद्र होता नहीं है, इसलिए 0। अंत्य केंद्रित, अंत्य अंत्य मतलब अंत, अंदर, तो का केंद्र होगा अंदर का 1 ही होगा, इसलिए 1। फलक केंद्रित, तो फलक वाला का याद रखिए 0। अंत्य केंद्रित का भी 0, याद रखिएगा 0 1 0 0। घन के फलक, तो देखिए सरल घनी है तो उसमें तो फलक होगा नहीं, इसलिए 0। अंत्य केंद्रित घनी, इसमें भी 0। अब यहाँ पर फलक है, तो फलक कितना होता है 6, यानी घन में फलकों की संख्या 6 होता है। अब 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 3। अंत्य केंद्रित घनी, अंत्य केंद्रित में 2 होता है, अंत्य केंद्रित कितना होता है 2, तो 1/2 से गुणा, तो 2 एकम 2 कट जाएगा यानी 1। इसी तरह से प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या का मतलब जोड़ेंगे 1 0 0, 1 + 0 0 यानी 1 आ गया। इसी तरह से 1 + 1 + 0 बराबर 2, 1 + 0 + 3 बराबर 4, 1 + 0 + 1 बराबर 2, ये आ गया। ठीक, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित बोर्ड के परीक्षा में सवाल जरूर आता है। तो देखिए आगे, EFCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई a और त्रिज्या r में संबंध, तो ये फार्मूला होता है 2r धनायन + r ऋणायन बराबर a। ठीक, यानी कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध का है, तो 2 कोष्टक में r धनायन + r ऋणायन बराबर a। अब आगे देखिएगा, ठोसों में संकुलन, तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तो आगे समझिए फिर से, तो चलिए समझिए ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में जो अवयवी कण यानी जो ठोस है, उस ठोस में जो अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, यानी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वहीं जैसा कि आप लोगों को बताया गया था धनायन ऋणायन, ठीक ना, यानी अवयवी कण ठोसों में अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन, याद रखिएगा अवयवी कण कल भी बताए थे, परमाणु, अणु या आयन अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है। यानी अगर ठोस है तो उसमें धनायन या ऐसे कहिए परमाणु, अणु या आयन, धनायन अब दोनों आ जाएगा, धनायन ऋणायन, तो परमाणु, अणु या आयन इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि उसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, उसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। और इस व्यवस्था से जो संरचना प्राप्त होती है, इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं निबिड़
निबिड़ निबिड़ संकुलित संरचना संरचना, ठीक, यानी क्लोज पैकेज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैकेज्ड स्ट्रक्चर। तो ठोसों में संकुलन जान गए, यानी ठोस में जो अवयवी कण है इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि उसके बीच में रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना प्राप्त होती है उसे कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना, यानी क्लोज पैकेज्ड स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे। तो ये जान गए। अब याद रखिएगा, इसके निर्माण में प्रयुक्त पद, यानी निबिड़ संकुलित संरचना निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पद। तो एक बिमी निबिड़ संकुलन, ठीक, एक बिमी निबिड़ संकुलन, द्विबिमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक ना, यानी एक बिमी, दो बिमी, तीन बिमी। तो एक बिमी, द्विबिमी, त्रिविमी। तो जाने गए होंगे निबिड़ संकुलन, ये निर्माण होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, त्रिविमीय सघन संकुलन। तो त्रिविमीय सघन संकुलन के प्रकार के बारे में जानना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा, सबसे पहला घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय। तो घनीय निबिड़ संकुलन, तो इसका जो रूप होता है, ठीक, इसका जो रूप होता है ए बी सी, ठीक, यानी घनीय निबिड़ संकुलन का जो रूप होता है ए बी सी। अणुओं की जो संख्या होती है, इसमें जो अणुओं की जो संख्या है 4 होती है, और जो समन्वय संख्या होती है 12, समन्वय संख्या 12। और इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण CaSr Al अक्रिय गैसें, Ni व Cu वर्ग के तत्व, ठीक, यानी ये इसका उदाहरण है। तो पुनः समझ लीजिए, त्रिविमीय घन संकुलन, तो अब इसमें प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार इसका घनीय निबिड़ संकुलन। तो इसका जो रूप होता है ए बी सी, इसमें जो अणुओं की संख्या होती है 4, समन्वय संख्या जो होती है इसका 12। इसका जो उदाहरण है CaSr Al अक्रिय गैसें, Ni व Cu वर्ग के तत्व। इसी तरह से आगे, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन, तो इसको ध्यान में दीजिए। सबसे पहले जानेंगे रूप, यानी इसका रूप जो होता है ए बी निबिड़, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन का जो रूप होता है ए बी। इसमें जो अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या, इसमें जो अणुओं की संख्या होती है 6 होती है। जो समन्वय संख्या होता है इसमें 12। तो ये तो आसान है, यानी समन्वय संख्या या तो आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो अथवा
घनीय निबिड़ संकुलन, दोनों में जो समन्वय संख्या होती है 12 होती है। और अणुओं की संख्या, घनी वाला में अणुओं की संख्या 4 होती है, षटकोड़ी वाला में 6। तो ऐसे ही स्पष्ट है, षटकोड़ी यानी 6, तो अणुओं की संख्या 6, समन्वय संख्या 12। ठीक, तो इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो उदाहरण, तो इसमें उदाहरण जानिएगा, शेष डी ब्लॉक के तत्व, यानी जो शेष बच गया डी ब्लॉक के तत्व, ये जो घनी निबिड़ संकुलन में डी ब्लॉक के ही तत्व लिखा गया है, तो कहने का मतलब जो बचा है डी ब्लॉक के तत्व शेष, वही इसका उदाहरण है। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग देखिए। तो देखिए संकुलन क्षमता, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी संकुलन क्षमता किसको कहेंगे? कोई अगर क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल जालक में जो उपस्थित अवयवी कण होता है, कुल जितना आयतन का जितना भाग घेरे, यानी उसके आयतन का अगर जितना भी भाग जगह घेरता है, उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। यानी संकुलन क्षमता का सूत्र का अगर बात करेंगे, तो अवयवी कण यानी क्रिस्टल के अवयवी कण, देखिए लिख दे रहे हैं। तो संकुलन क्षमता का ये फार्मूला है, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, यानी जो क्रिस्टल जालक है उसका आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन और बटे में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो संकुलन क्षमता का परिभाषा याद रखिएगा, यानी किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का भाग जितना जगह घेरता है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता। ठीक, ये जान गए। चलिए आगे देखिए। तो देखिए रिक्तियाँ, तो जैसा कि स्पष्ट है, रिक्तियाँ मतलब खाली स्थान। समझिए, यद्यपि क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, यानी जो क्रिस्टल जालक होता है वो कैसा होता है? सघन संकुलित होते हैं, फिर भी गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान बच जाता है। ठीक, गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान बच जाता है, और उसे क्या कहेंगे? अंतराल छिद्र या रिक्तियाँ। ठीक, रिक्तियाँ जान गए होंगे। फिर से देख लीजिए, यानी क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, क्रिस्टल जालक सघन संकुलित होते हैं, फिर भी गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, उसे ही कहते हैं रिक्तियाँ या अंतराल छिद्र। ठीक, अब इसी में देखिए पॉइंट 1, 4 स्पर्शी गोलों के मध्य रिक्तियाँ चतुष्फलकी रिक्त या 6 गोलों के मध्य रिक्त अष्टफलकी रिक्तियाँ कहलाती है। यानी अगर 4 गोला है, यानी कितना गोला है? 4 गोला, तो 4 गोलों के मध्य रिक्तियाँ चतुष्फलकी रिक्तियाँ कहलाएगी। ठीक, तो 4 है तो चतुष्फलकी, और 6 गोला है तो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक, याद रखिएगा। यानी 4 गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसे कहते हैं चतुष्फलकी रिक्ति, और 6 गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसे कहते हैं अष्टफलकी रिक्ति। ठीक, अब इसके बाद 2 नंबर समझिए, यदि सघन संकुलित संरचना में गोलों की संख्या n है, अब गोलों की संख्या मान लिया गया n, तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या n, अष्टफलकी रिक्तियों की जो संख्या होगा n। अगर 4 था, यानी 4 गोला था, तो 4 गोलों में रिक्ति
यानी 4 गोलों के मध्य जो रिक्ति था चतुष्फलकी, 6 गोला के मध्य अष्टफलकीय रिक्त। अगर मान लेते हैं n गोला है, यहाँ तो फिक्स था 4 है 6 है, तो 4 है तो चतुष्फलकी, 6 है तो अष्टफलकी। लेकिन अब मान लेते हैं गोला ही क्या है, n है। जब गोलों की संख्या n होगा तो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या भी n होती है। चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या अगर बात करेंगे तो 2n, ठीक, यानी n का 2 गुना, यानी जिससे 4 है तो 4 गुना के 8। अब क्रिस्टल का घनत्व का फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। देखिए क्रिस्टल का घनत्व रो, तो इस सूत्र को आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। क्योंकि बोर्ड के पेपर में इस सूत्र पर आधारित सवाल एक जरूर ही आता है, तो इसलिए आप लोग इस फार्मूला को बढ़िया से याद रख लीजिए। रो बराबर जेड गुणे यम बटे में ए क्यूब गुणे एन ए। देखिए रो यानी क्रिस्टल का घनत्व, रो का मतलब क्रिस्टल का घनत्व, जेड का मतलब परमाणुओं की संख्या यानी इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यम का मतलब तत्व का परमाणु भार, ए का मतलब इकाई सेल के किनारों की लंबाई, एन का मतलब अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का ये वैल्यू फिक्स होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ तक आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दोष। तो इतना कवर कर लीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, फिर कल मिलेंगे।